से हैं, आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और इसी के लिए हमने स्पेशल मॉडल पेपर स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम करते हैं डेली 1 से लेके 100 तक के प्रश्नों को, जिसमें आप लोगों को जैसा आप लोगों का पेपर आता है, जिसमें आपके 25 ठो साइंस, 25 ठो मैथ, 30 ठो रीजनिंग और 20 ठो करंट अफेयर और जीके जीएस के प्रश्न होते हैं। तो मैंने वैसा ही प्रश्न बना दिया है यहाँ पे। और जिनका पेपर होने जा रहा है 3 से लेके 21 अगस्त के बीच में, तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 100% है कि प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है, क्योंकि देखिए नया जो सिलेबस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो ही आपको सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि फॉर्म की संख्या आपको पता है कि कितने फॉर्म इसमें भरे गए हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस बार जो है एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखिए पहले हम लोग साइंस के प्रश्नों को करेंगे, फिर रीजनिंग के, फिर जीके के, फिर मैथ के प्रश्नों को करेंगे कवर, ठीक है। तो बिल्कुल फुल टू फुल जो है ये एक पेपर होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिएगा फटाफट से, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, उन लोगों से हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर आप भी चाहते हो इस बार ग्रुप डी में एक सीट पक्का करना। तो ठीक है, ये फ्री क्लासेज है और बिल्कुल फ्री में जो है आपको ये क्लास का नोट्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप अगर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं जो आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है, इस पे जो है आप लोग मैसेज कीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे जो है आपको बिल्कुल फ्री में जो है आप लोगों के इस क्लास के नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि आप अपना रिवीजन कर सको, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने साइंस का है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने पर क्या दूर दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष होने पर क्या होता है। अगर आपको दूर दृष्टि दोष हो गया है तो क्या होता है इस सिचुएशन में, ये पूछा गया है। तो देखिए फोकस दूरी बढ़ जाती है, बिल्कुल जी हाँ, फोकस दूरी बढ़ जाती है अगर आपको दूरदृष्टि दोष हुआ है तो। लेंस की क्षमता घट जाती है, बिल्कुल लेंस की क्षमता जो है घट जाती है, ये भी बात सही है। लेंस की गोलाई कम हो जाती है, जी हाँ, ये भी बात सही है कि लेंस की गोलाई भी कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए किसी अवरोध के कारण प्रकाश का जो है मुड़ना क्या कहलाता है। किसी अवरोध के कारण प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। अभी भी आपके पास 18 से 20 दिनों का जो समय बचा हुआ है, अगर आप हमें दे देते हैं तो 100% है कि आपको एक सीट तो पक्का ही है, ठीक है। तो विवर्तन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 हम फटाफट से करेंगे, क्योंकि प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हर एक सब्जेक्ट के प्रश्न हमें करना है, बिल्कुल जैसा कि आपके एग्जाम हॉल में पेपर आता है, ठीक है। तो ये पेपर कर रहे हैं, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकाव वाला प्रकाश कौन सा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकाव वाला प्रकाश कौन सा है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे बैगनी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन। कम झुकाव बोला है ना, सबसे अधिक झुकाव तो बैगनी का होता है, सबसे कम लाल का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लाल को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का धनात्मक चिन्ह क्या बताया। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का धनात्मक चिन्ह क्या बताया। क्वेश्चन नंबर 4 चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है प्रतिबिंब आभासी और सीधा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि उत्तल दर्पण के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 5वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे
कि जो है उत्तल दर्पण के आवर्धन में कौन सा कथन सही है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि इसका दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है, बिल्कुल सही है। वाहनों के साइड मिरर में इनका उपयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। और यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये भी बात सही है। तो इनमें से आपको सभी में जाना है, उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है आवर्धन एम का सही सूत्र क्या होता है। आवर्धन एम का जो मान होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आवर्धन यम बराबर होता है क्या चीज। तो आप कह सकते हो v बटा यू, और आप कह सकते हो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, अर्थात ए और बी दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। सातवां नंबर प्रश्न आपके सामने है, कौन सही दर्पण सूत्र है जब u वस्तु दूरी, v प्रतिबिंब दूरी एवं f जो है दर्पण की फोकस दूरी है। क्वेश्चन नंबर 7वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1/u/1/v बराबर 1/f, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। देख रहे हो हर एक प्रश्न आपको 100% एग्जाम हॉल में छपने वाले प्रश्न है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्लासेज आप मिस मत करो, सुबह और शाम दोनों टाइम ये आपको बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है ग्रुप डी के लिए, क्योंकि अब आपके सामने बहुत कम समय दिन बच चुके हैं। तो आप लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट रहेगा कि डेली क्लास में आइए, 100% अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो त्वरण को किसके द्वारा सूचित किया जाता है। तो छोटा वाला ए से जो है त्वरण को हम लोग सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जड़त्व का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जड़त्व के नियम का उदाहरण है। तो जड़त्व के नियम के उदाहरण अगर आप लोगों से पूछा जाए तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, मेज पर रखी स्थिर पुस्तक, मेज पर रखी स्थिर पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न, वह स्थिति जिसमें वस्तु पर बल लगने पर भी वस्तु गति में न जाए उस बल को क्या कहते हैं। वह स्थिति जिसमें वस्तु पर बल लगने पर भी वस्तु गति में न जाए उस बल को क्या कहते हैं। तो संतुलित बल कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी संतुलित बल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यह नियम है। यह नियम किसका है। क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है आप लोगों को यह कौन से नियम है। जिन्होंने बताया है यहाँ पे द्वितीय नियम है न्यूटन के गति का, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 12। हवा के बहाव की दिशा के विपरीत ध्वनि की चाल, हवा के बहाव के दिशा के विपरीत ध्वनि की चाल जो है क्या होती है। तो आपको बताना है कि जो है इसमें जो है क्या होता है कि घटती है, क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, ध्वनि की चाल से संबंधित कौन सा कथन सही है। ध्वनि की चाल से संबंधित कौन सा कथन सही है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो ध्वनि की चाल से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो सबसे ज्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं, कह रहा है कि कान का जो है कौन सा भाग ध्वनि को एकत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग, कान का कौन सा भाग ध्वनि को एकत्रित करता है। तो जिनने बताया है बाहरी भाग, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल सही उत्तर है, बाहरी भाग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। एक पत्थर जिसका जो है द्रव्यमान 20 केजी है उसको 2 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो उसका संवेग कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 20 केजी है उसको
2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो उसका जो है संवेग कितना होगा। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो उसका संवेग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 सभी लोग बताएंगे। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, सभी लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। m बराबर क्या होता है, तो m बराबर आपको, आप लोगों को मैंने बताया m गुणे v। द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो संवेग बराबर होता है m गुणे v। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा 17वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग समय के समानुपाती है तो वस्तु का वेग क्या होगा। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी वस्तु का वेग समय के समानुपाती है तो वस्तु का वेग क्या होगा। तो आप लोगों को बताना है एक समान त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से गति का सही समीकरण कौन सा है। निम्न में से गति का सही समीकरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्हें बताया है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट उत्तर बताएंगे कि तापमान का जो एसआई मात्रक है वो क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है कि तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में क्या होगा। अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री है तो इसे केल्विन में कितना समझा जाएगा। तो 273 जो होता है उसमें जो है आप 78 जोड़ दो तो 8 3 11 351 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। एक प्रस्तुत बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बने हो तो कार्य क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्हें बताया है सुनिए, उनके बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो है 100% आपको एग्जाम में प्रश्न आना तय है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हम क्लास करा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया स्थिति ऊर्जा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी को चुना है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है बल भी शून्य नहीं है और विस्थापन भी शून्य नहीं है लेकिन कार्य शून्य है तो कौन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 जिन्होंने बताया है यहाँ पे बल और विस्थापन लंबवत है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं रासायनिक ऊर्जा,
रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। प्रतिरोध हमेशा चालकता के क्या होता है आपको बताना, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, इसमें से क्या होता है आपको ये पूछा गया है। तो प्रतिरोध हमेशा ही आपको ध्यान देना है, ये जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिएगा यहाँ से हम लोगों ने साइंस के 25 प्रश्न टोटल कंप्लीट कर लिया है। अब जो है रीजनिंग के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो यही फायदा है कि आपको बिल्कुल पेपर का फीलिंग यहाँ पे दिलाएंगे और सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक है। क्योंकि ये चुने गए प्रश्न हैं, गेस किए हुए प्रश्न हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर अगर आप देखे हैं तो बिल्कुल आपको आइडिया लग जाएगा जो है क्वेश्चन के लेवल का, ठीक है। बिल्कुल पहला जो है रीजनिंग का प्रश्न बताएंगे सभी लोग। जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। रीजनिंग का प्रश्न है, आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी लगता है आपको राइट उत्तर आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले मुझे लिखा है 10 से 99। हम क्या कर सकते हैं कि 10 जो लिखा गया इसमें 10 से गुणा करके एक घटा देंगे तो 10 दां के 100 में से एक जाएगा 99, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, 10 से गुणा किया और एक माइनस कर दिया। तो यहाँ पे भी 9 लिखा है, अगर 9 में हम क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं और एक माइनस करते हैं तो 9 दहा के 90 में से एक जाएगा 89 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ही आप देख रहे हो कहीं पर भी दिया नहीं गया है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको समझ में यहाँ पे क्लियर आ जाएगा कि ये तो लॉजिक बिल्कुल नहीं लगने वाला है। हम दूसरे लॉजिक पे चलेंगे और दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है 10 से 99 पे जाना है। हमने क्या किया, 10 का वर्ग किया और एक माइनस किया। 10 का वर्ग होता क्या है, 10 का वर्ग होता है 100। 100 में से एक जाएगा 99 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे चलेंगे 9 का वर्ग करेंगे और माइनस 1 कर देंगे। 9 का वर्ग कितना होता है आपको पता है, 9 का वर्ग होता है 81, माइनस 1 करेंगे ये हो जाएगा 80। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यही बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मुझे लगता है इसमें आपको किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था और बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपको गुमराह करने के लिए एग्जाम हॉल वाला देता है, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप 20 दिन प्रेस्टिक कर लो मेरे साथ, एग्जाम हॉल को फोड़ के आओगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। मैं आपको रीजनिंग के लिए 5 सेकंड का समय भी देना चाहता हूं ताकि आप खुद के भी दिमाग दौड़ा सको। जितने मेरे दोस्त हैं जो खुद के दिमाग दौड़ाएंगे उतना ही बेहतर एग्जाम हॉल में अपने परफॉर्मेंस भी पाएंगे, ठीक है। तो बताइएगा कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2। बात की जाए दूसरे नंबर प्रश्न का तो मैंने देखा पहले लिखा है एक के बाद लिख दिया है ये तो बिल्कुल सिंपल है भाई साहब, बिल्कुल सिंपल है। एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद से आप क्या करोगे, तो देखिए 1 से 3 होगा 2 प्लस करोगे, 3 से 5 होगा 2 प्लस करोगे, 5 से 7 होने में 2 प्लस करोगे तो 7 में भी 2 प्लस करोगे तो 9 होता है। अब देखो 9 पे कहीं पे दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को ही बताया था तो ये बिल्कुल सही उत्तर था, इसमें कहीं से डाउट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को ये लिखा जाता है तो उसी कुड भाषा में मोनिको को क्या लिखा जाएगा। बताइएगा सभी लोग। मैं आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसे क्लास आपको कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है जहाँ पे आपको बिल्कुल जो है पेपर को सॉल्व कराया जा रहा हो, ठीक है, और वो भी बिल्कुल फ्री में, और इसकी पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। तो बिल्कुल है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
तो मिस करोगे ही करोगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री में, इतने पैड वाले भी नहीं आपके लिए करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है अगर हम देखेंगे तो लिखा क्या है डॉक्टर, और इसके बदले जो लिखा है मुझे लग रहा है कि जो अक्षर ऊपर हमें डॉक्टर में दिख रहा है वही जो है अक्षर हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसने किया क्या है। DOCTOR लिखा है, डॉक्टर के बदले क्या लिखा है, CODROT। जब हमने देखा तो इसमें हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि जो ये सी है इसको पहले लिखा है, ये डी को बाद में लिखा है, ये बीच वाले को बीच में लिख दिया, मतलब चेंज कर दिया है तीन तीन अक्षर। ये देखो आर पहले आ गया, फिर ओ, फिर टी जो है पहले है तो लास्ट में, मतलब तीन तीन अक्षर जो है चेंजिंग किया है। हम भी कर देते हैं, बिल्कुल आसानी तरीका से हो जाएगा। ये डी पहले आएगा, फिर ओ आए, इसको नहीं नो चेंज करना है भाई साहब, इधर चेंज करना है। एन पहले आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एम आएगा, ठीक है। ये तो चेंज हो गए तीन ठो। अब इधर से चेंज करोगे तो ओ पहले आएगा, फिर के आएगा, फिर आई आ जाएगा, ये उल्टा हो गया। अब देख लो ये कहाँ पे है, NOOKI। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। बताने की कोशिश करेंगे कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। देखिए अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैंने देखा कि ये भाई साहब 20 लिखा है, ये 23 लिखा है, और यहाँ पे हमें पता नहीं है, अर्थात यहीं पे पता करना है कि हमें क्या होने वाला है, ठीक है। सभी लोग समझेंगे तो आसानी से इस प्रश्न के राइट उत्तर हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने देखा तो ये 6 और 3 को जोड़ देता हूँ, 9 हो गया, 9 और 4 को जोड़ता हूँ, 9 4 13, 13 और 7 को जोड़ता हूँ, 20 हो जाता है, मतलब सभी अंकों को जोड़ने पर 20 आ गया। अच्छा जी, सेम कंडीशन यहाँ पे भी होना चाहिए। इसको जोड़ते हैं, 8 5 13, 13 6, 13 6 19, 19 4 23, बिल्कुल यहाँ पे भी सभी अंकों को जोड़ा ही गया है। तो हम भी सभी अंकों को जोड़ देते हैं यहाँ से, 11 7 18, 18 9 27, 27 9 कितना होता है, 36। मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल राइट उत्तर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर ए, जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दिए गए शब्दों में वेन आरेख का सही संबंध बताइए। क्वेश्चन नंबर 5वां में वेन आरेख बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 5, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, बताने की कोशिश करेंगे कि भारत, आगरा और ताजमहल के बीच क्या संबंध होने वाला है। सही संबंध आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चुन के बताइए। बिल्कुल आप कर सकते हैं यार, बहुत इजी है। सिंपल तरीके से अगर आप सोचोगे तो आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले देखो, ये हो गया भारत, ठीक है, ये भारत का वेन आरेख है। भारत में क्या पड़ता है, एक शहर पड़ता है आगरा, भारत में ही आगरा आपने नाम सुना होगा। और आगरा में क्या है, ताजमहल एक जो है आपको स्मारक है। तो आप कहोगे कि जो है भारत है, भारत में आगरा है, आगरा में ताजमहल पड़ता है। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट उत्तर होगा। आपने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी प्रकार तीसरे शब्द का संबंध जो है हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। इसने कहा है कि पहले जिस प्रकार पहला शब्द का संबंध दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा का जो है संबंध हमें बताना है। अर्थात आंवला का संबंध कह रहा है विटामिन सी से है, तो गाजर का संबंध किससे है। ये 100% आपको एनालॉजी से प्रश्न दिया जा रहा है। आपके एग्जाम हॉल जो प्रीवियस ईयर में हुआ, बिल्कुल हर एक शिफ्ट में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए आंवला में हमें विटामिन सी मिलता है, तो गाजर में कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन ए मिलता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा था तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर था। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या हमें बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7,
क्या लगता है आपको? फटाफट से राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से आप लोग बताइएगा। तो देखिए, वर्गों की संख्या काउंट करने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है कि आप इस तरीके से काउंट करो और इस तरीके से पहले काउंट कर लो और फिर गुणा कर लो। जैसे कि मैंने देखा, तो ये एक वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया, ये तीसरा वर्ग हो गया, ठीक है। और इधर जाओगे तो ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। यही तो होगा ना? यही तो काउंट करोगे तो होगा, बिल्कुल यही होगा। अब गुणा कर लो, 3 का गुणा 3 में कर दो, 3 गुणे 3। इधर लास्ट वाला का लास्ट से गुणा करते हैं, तो 3 तरीका 9। फिर क्या करना है, 2 का गुणा 2 से, तो 2 गुणे 2 बराबर हो जाता है 2 दूना का 4। अब बचा हुआ क्या है यहाँ पे, 1। तो 1 का तो 1 में गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये जोड़ लो, 9 4 13, 13 1 14। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है वो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां। जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो है आपको एनालॉजी का ही एक पार्ट होता है, उसी से रिलेटेड प्रश्न है। हमें जो है यहाँ पे फटाफट से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने हैं। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, आपको जो भी लगता है उत्तर, आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जो ए बी सी डी लिखा है, इसके अपोजिट हम आपको पता है कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। मतलब ए बी सी डी का अपोजिट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम भी इसके अपोजिट यहाँ पे लिख देंगे। एफ का अपोजिट क्या होता है? यू होता है। यू का अपोजिट एफ होता है। के का अपोजिट के होता है 11 पे, के का अपोजिट क्या होता है? पी। बिल्कुल आपके राइट उत्तर देख लो, आपके राइट उत्तर देख लो। ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 9। दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? क्वेश्चन नंबर 9 के राइट उत्तर आपको बताना है। हमें जो है आकृति वाले प्रश्न बिल्कुल सिंपल होते हैं। इसे सिंपल तरीके से अगर सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बताइएगा सभी लोग, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? अगर बात किया जाए 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो देखिए सबसे पहले हमने देखा ये वृत्त लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वृत्त ही लिखा है, मतलब वृत्त को वृत्त लिखा है, पर इसमें 2 लकीर खींचा हुआ है प्लस टाइप का। उसके आगे चलोगे तो यहाँ पे जो है एक जो है आप कह सकते हो चतुर्भुज है या वर्ग है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो है यहाँ पे भी सेम टू सेम बनाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, 2 ठो हम भी लकीर खींच देंगे, जिस तरीके से वृत्त में खींचा गया है यहाँ पे भी खींचा जाएगा। तो ये कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न में बताएंगे सभी लोग, यदि 8 स्टार 6 बराबर 100 लिखा जाता है तो उसी प्रकार 5 स्टार 3 बराबर 34 लिखा जाता है, तो 6 स्टार 7 बराबर क्या लिखा जाएगा? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पर किस तरीके से ये प्रश्न को जो है लिखा गया है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, आप गुणा करो, भाग करो, जोड़ करो, किसी भी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करो, पर आना चाहिए यहाँ पे 6 और 8 से 100। तो अगर आप दिमाग लगाओगे तो क्या हो सकता है? मैंने देखा 6 8 में 6 से गुणा करेंगे, 8 छक्के 48 ही होने वाला है। 48 में 2 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। 3 5 15, 15 में 2 से गुणा करेंगे 30 होता है। यहाँ पे 4 जोड़ा है, यहाँ पे कितना हो रहा है? 45, 8 छक्के 48, 48 दूना 96, सही तो हो रहा है जी। यहाँ पे 8 गुणा कर दो 6, 8 छक्के 48, फिर 2 से गुणा करो और 4 जोड़ दो, ये हो जाएगा 100। अगर उसी प्रकार हम देखेंगे तो 5 गुणा करेंगे 3 प्लस
5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 में फिर करेंगे गुणा 2 से, यहाँ पे भी देखो 2 से गुणा हुआ है और 4 जोड़ देंगे 15 गुना 30 और 4 34। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 7 छक्का 42 और 42 में 2 से गुणा करेंगे, 42 में 2 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे, 42 4 42 दूना 84 4 88 हो रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। बिल्कुल ये लॉजिक गलत हो जाएगा। हम दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। हम दूसरा लॉजिक अगर देखेंगे तो 8 का वर्ग कर देते हैं और 6 का वर्ग कर देते हैं। 8 अट्ठाईस 64 और छाछा का 36 जोड़ने पर कितना होता है 100। बिल्कुल सही है ये लॉजिक। ये आ जाओ 5 का वर्ग और 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 प्लस 3 का वर्ग 9, 25 9 कितना होता है 34। ये भी बिल्कुल सही है। तो उसी तरीके से हम करते हैं यहाँ पे 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 7 का वर्ग होता है आपका 49। तो यहाँ पे जोड़ोगे तो 9 6 15 के 5 4 3 7 1 8। ये बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगता है जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।